क्या आप जानते हैं कि आपका दिमाग डिसीजंस लेने में दो अलग अलग सिस्टम्स यूज करता है? एक तेज, इमोशनल और इंट्यूटिव होता है, जबकि दूसरा स्लो, लॉजिकल और थॉटफुल। लेकिन असली सवाल यह है कि कब कौन सा सिस्टम यूज करना चाहिए। अगर आप अपनी डिसीजन मेकिंग स्किल्स इंप्रूव करना चाहते हैं और अपने माइंड के हिडन बियासेस को समझना चाहते हैं, तो ये समरी आपके लिए है। आज हम डिस्कस करेंगे डैनियल कहनेमान की रेवोल्यूशनरी बुक थिंकिंग फास्ट एंड स्लो, जो हमें सिखाती है कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है और हम अपनी थिंकिंग को कैसे बेटर बना सकते हैं। ये समरी आपको अपनी सोच को शार्पन करने, बियासेस को पहचानने और बेटर डिसीजंस लेने में मदद करेगी। डैनियल कहनेमान एक नोबेल प्राइज विनिंग साइकोलॉजिस्ट है, जिन्होंने इस किताब में बताया है कि हमारा दिमाग दो सिस्टम्स में काम करता है। सिस्टम 1 फास्ट थिंकिंग, ये ऑटोमेटिक, इमोशनल और इंस्टिंक्टिव होता है। सिस्टम 2 स्लो थिंकिंग, ये लॉजिकल, डेलिबरेट और एफर्टफुल होता है। प्रॉब्लम यह है कि हमारा दिमाग ज्यादातर टाइम सिस्टम 1 पर डिपेंड करता है, जिससे हम कई बार गलतियां कर बैठते हैं। ये बियासेस, एरर्स और गलत जजमेंट्स की वजह बनता है। इस बुक में कहनेमान ने बताया है कि हम इन मेंटल ट्रैप्स को कैसे पहचान सकते हैं और अपने थॉट प्रोसेस को कैसे बेहतर बना सकते हैं। चैप्टर 1 द टू सिस्टम्स, दिमाग के दो तरीके। कहनेमान बताते हैं कि हमारा दिमाग दो तरीकों से सोचता है, सिस्टम 1 और सिस्टम 2, और ये दोनों सिस्टम्स हमारी डिसीजन मेकिंग को अलग अलग तरीके से प्रभावित करते हैं। सिस्टम 1 फास्ट थिंकिंग, ये ऑटोमेटिक और एफर्टलेस होता है। जब आप किसी दोस्त का चेहरा पहचानते हैं, एक आसान मैथ प्रॉब्लम 2+2 का आंसर देते हैं या किसी खतरे को तुरंत भांप लेते हैं, तो आप सिस्टम 1 यूज कर रहे होते हैं। ये एवोल्यूशनरी प्रोसेस का हिस्सा है जो हमें जल्दी डिसीजंस लेने में मदद करता है। फीचर्स ऑफ सिस्टम 1, ये तेज और इंट्यूटिव होता है। ये इमोशंस और इंस्टिंक्ट्स पर बेस्ड होता है। ये अनुभव और पैटर्न्स पर निर्भर करता है। ये एनर्जी एफिशिएंट होता है, लेकिन कई बार गलत हो सकता है। सिस्टम 2 स्लो थिंकिंग, ये ज्यादा एफर्ट मांगता है, लॉजिकल होता है और ध्यान से सोचने की जरूरत होती है। जैसे अगर आप 17x24 कैलकुलेट करें, किसी बिजनेस डिसीजन का एनालिसिस करें या कोई क्रिटिकल थिंकिंग टास्क करें, तो आपको ज्यादा फोकस और एनर्जी चाहिए होगी। यह सिस्टम हमें ज्यादा कॉम्प्लेक्स और एनालिटिकल थिंकिंग में मदद करता है। फीचर्स ऑफ सिस्टम 2, ये स्लो और कंट्रोल होता है। ये लॉजिक, एनालिसिस और क्रिटिकल थिंकिंग पर बेस्ड होता है। ये ज्यादा एफर्ट और एनर्जी मांगता है। ये ज्यादा एक्यूरेट होता है, लेकिन अक्सर आलस्य के कारण लोग इसे यूज नहीं करते। सिस्टम 1 वर्सेस सिस्टम 2, कौन सा सिस्टम कब यूजफुल होता है? सिस्टम 1 और सिस्टम 2 दोनों जरूरी है, लेकिन रियल वर्ल्ड में हम ज्यादातर सिस्टम 1 पर डिपेंड करते हैं क्योंकि ये एनर्जी बचाता है। लेकिन इसका ड्रॉबैक ये है कि ये कई बार हमें गलतफहमी या कॉग्निटिव बियासेस में डाल सकता है। एग्जाम्पल, जब आप ड्राइविंग सीख रहे होते हैं तो ये एक सिस्टम टू टास्क होता है, लेकिन जब आप एक्सपर्ट ड्राइवर बन जाते हैं तो ये सिस्टम 1 में शिफ्ट हो जाता है। अगर आप किसी एडवर्टाइजमेंट में कोई इंप्रेसिव प्राइस देखते हैं तो आपका सिस्टम 1 तुरंत एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन अगर आप लॉजिकली सोचे कि क्या वो प्रोडक्ट वाकई में यूजफुल है, तो आपका सिस्टम 2 एक्टिवेट होता है। सिस्टम 1 की लिमिटेशंस और कॉग्निटिव बियासेस। हमारा सिस्टम 1 कई बार मेंटल शॉर्टकट्स, ह्यूरिस्टिक्स यूज करता है, जो हमें गलत डिसीजंस लेने पर मजबूर कर सकता है। हेलो इफेक्ट, अगर कोई व्यक्ति स्मार्ट या अट्रैक्टिव दिखता है तो हमें लगता है कि वो अच्छा और भरोसेमंद भी होगा। ओवर कॉन्फिडेंस बायस, हम अपनी एबिलिटीज को ओवर एस्टिमेट करते हैं और गलत फैसले ले सकते हैं। अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक, जो इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग में सबसे पहले आती है, हम उसी को ज्यादा इंपॉर्टेंट मान लेते हैं। फ्रेमिंग इफेक्ट, एक ही इंफॉर्मेशन को अलग अलग तरीके से प्रेजेंट करने से हमारी डिसीजन मेकिंग बदल सकती है। सिस्टम 2 का सही इस्तेमाल कैसे करें? सिस्टम 2 को ज्यादा यूज करने के लिए हमें खुद को ट्रेन करना होगा। पॉज एंड रिफ्लेक्ट, किसी भी इंपॉर्टेंट डिसीजन से पहले एक पॉज लें और लॉजिकली सोचें। आस्क क्वेश्चंस,
अपने फर्स्ट इंस्टिंक्ट को चैलेंज करें और अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव्स देखें। डेटा ड्रिवन थिंकिंग, गट फीलिंग की बजाय नंबर्स और फैक्ट्स पर भरोसा करें। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को ब्रेक डाउन करें। बड़ी प्रॉब्लम्स को छोटे छोटे लॉजिकल स्टेप्स में डिवाइड करें। फाइनल थॉट्स, सिस्टम 1 और सिस्टम 2 दोनों की अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस हैं। सही डिसीजन मेकिंग के लिए हमें यह समझना होगा कि कब हमें इंस्टिंक्टिव और फास्ट डिसीजंस लेने चाहिए और कब स्लो लॉजिकल थिंकिंग की जरूरत है। यही बैलेंस हमारे जीवन को ज्यादा इफेक्टिव और सक्सेसफुल बना सकता है। चैप्टर 2, कॉग्निटिव बियासेस। जब दिमाग हमें धोखा देता है, हम सोचते हैं कि हम लॉजिकल डिसीजंस लेते हैं, लेकिन असल में हमारा दिमाग कई तरह के कॉग्निटिव बियासेस से भरा हुआ है। ये बियासेस हमारे परसेप्शन और जजमेंट को प्रभावित करते हैं, जिसकी वजह से हम कई बार गलत फैसले ले लेते हैं। कॉग्निटिव बियासेस क्या होते हैं? कॉग्निटिव बियासेस वे मेंटल शॉर्टकट्स होते हैं जो हमारे दिमाग को तेजी से डिसीजंस लेने में मदद करते हैं, लेकिन कई बार ये शॉर्टकट्स हमें भ्रमित कर देते हैं और हम बिना सोचे समझे गलत कंक्लूजन्स पर पहुंच जाते हैं। आइए कुछ कॉमन बियासेस को डिटेल में समझते हैं। नंबर 1, कंफर्मेशन बायस। हम वही इंफॉर्मेशन देखते और मानते हैं जो हमारे एग्जिस्टिंग बिलीव्स को सपोर्ट करती है। अगर आपको लगता है कि एक पर्टिकुलर डाइट सबसे बेस्ट है, तो आप उसी डाइट को सपोर्ट करने वाली स्टडीज पर ज्यादा ध्यान देंगे और बाकी को इग्नोर करेंगे। नंबर 2, अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक। जो चीजें हमें आसानी से याद आ जाती हैं, हम उन्हें ज्यादा इंपॉर्टेंट समझते हैं। अगर न्यूज में किसी शार्क अटैक की खबर आई हो, तो लोग समुद्र में तैरने से डरने लगते हैं, भले ही ऐसी घटनाएं रेयर होती हैं। नंबर 3, ओवर कॉन्फिडेंस बायस। हम अपनी एबिलिटीज और नॉलेज को ज्यादा एक्यूरेट समझते हैं, भले ही रियलिटी कुछ और हो। कई इन्वेस्टर्स सोचते हैं कि वे स्टॉक मार्केट को बीट कर सकते हैं, लेकिन अक्सर वे गलत साबित होते हैं। नंबर 4, हाइंडसाइट बायस। जब कोई इवेंट हो जाता है, तो हमें लगता है कि हमने पहले से ही इसका अनुमान लगा लिया था। अगर किसी कंपनी के स्टॉक्स गिर जाते हैं, तो लोग कहते हैं, मुझे पहले ही पता था कि ऐसा होगा, जबकि असल में उन्होंने कोई प्रेडिक्शन नहीं की थी। नंबर 5, एंकरिंग बायस। जब हम किसी डिसीजन को पहले से मौजूद इंफॉर्मेशन के आधार पर जज करते हैं। अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस पहले 5,000 रुपए बताई जाए और फिर उसे 3,000 रुपए में बेचने की बात हो, तो हमें लगेगा कि यह अच्छा डिस्काउंट है, भले ही एक्चुअल प्राइस 2,500 रुपए हो। कॉग्निटिव बियासेस का असर हमारी लाइफ और डिसीजंस पर कैसे पड़ता है? हमारा दिमाग फास्ट थिंकिंग को प्रेफर करता है, इसलिए हम सिस्टम 1 पर ज्यादा भरोसा करते हैं। यही कारण है कि बियासेस हमारे रोजमर्रा के डिसीजंस को प्रभावित करते हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, लोग लॉस अवर्जन की वजह से हाई रिटर्न इन्वेस्टमेंट से बचते हैं। करियर चॉइसेस, हम दूसरों की सक्सेस स्टोरीज देखकर ओवर कॉन्फिडेंस बायस में आ सकते हैं। पर्सनल लाइफ, हम अपने रिलेशनशिप्स में कंफर्मेशन बायस के कारण सिर्फ अपनी सोच को सही मानते हैं। बियासेस को अवॉइड कैसे करें? पॉज एंड रिफ्लेक्ट। किसी भी डिसीजन को लेने से पहले एक पॉज लें और लॉजिकली सोचें। अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव्स देखें, सिर्फ अपनी एग्जिस्टिंग बिलीव्स पर भरोसा न करें। डेटा ड्रिवन अप्रोच अपनाएं। गट फीलिंग की बजाय नंबर्स और फैक्ट्स पर ध्यान दें। माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करें। बियासेस को पहचानने के लिए सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाएं। फाइनल थॉट्स, कॉग्निटिव बियासेस हमारे थॉट प्रोसेस का हिस्सा है, लेकिन अगर हम इन्हें पहचानना सीख जाएं, तो हम बेटर डिसीजंस ले सकते हैं। थिंकिंग को शार्पन करने और लॉजिकल डिसीजंस लेने के लिए हमें सिस्टम 2 का ज्यादा इस्तेमाल करना होगा। हम सोचते हैं कि हम लॉजिकल डिसीजंस लेते हैं, लेकिन असल में हमारा दिमाग बायस से भरा हुआ है। ये बियासेस हमारे परसेप्शन और जजमेंट को प्रभावित करते हैं। कंफर्मेशन बायस, हम वही इंफॉर्मेशन देखते और मानते हैं जो हमारे बिलीव्स को सपोर्ट करती है। अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक, जो चीजें हमें आसानी से याद आ जाती हैं, हम उन्हें ज्यादा इंपॉर्टेंट समझते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस बायस, हम अपने डिसीजंस और नॉलेज को ज्यादा एक्यूरेट समझते हैं, भले ही रियलिटी कुछ और हो।
हाइंडसाइट बायस, जब कोई इवेंट हो जाता है तो हमें लगता है कि हमने पहले से ही इसका अनुमान लगा लिया था। एग्जाम्पल, अगर आपने सुना कि एक प्लेन क्रैश हुआ तो आपको ऐसा लग सकता है कि प्लेन ट्रैवल करना अनसेफ है, जबकि स्टैटिस्टिकली ये सबसे सेफ मोड्स ऑफ ट्रैवल में से एक है। इसी तरह अगर कोई स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके पैसा खो देता है तो उसे लगता है कि उसे पहले ही पता था कि मार्केट गिरने वाली है। चैप्टर 3, लॉस अवर्जन, हारने का डर। हमारा दिमाग जीत से ज्यादा हार को लेकर सेंसिटिव होता है। इसे कहनेमान लॉस अवर्जन कहते हैं। यह कॉन्सेप्ट बिहेवियरल इकोनॉमिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है क्योंकि यह हमारी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को प्रभावित करता है। लॉस अवर्जन का प्रिंसिपल हमारे दिमाग में हारने का डर जीत की खुशी से ज्यादा बड़ा होता है। यानी कि अगर हमें किसी चीज को खोने का खतरा महसूस होता है तो हमारा दिमाग उस लॉस को अवॉइड करने के लिए एक्सट्रीम मेजर्स तक चला जाता है। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको कहा जाए कि आप 1,000 रुपए जीत सकते हैं या 1,000 रुपए खो सकते हैं, तो आपको लूजिंग 1,000 रुपए का डर विनिंग 1,000 रुपए की खुशी से ज्यादा लगेगा। साइकोलॉजिकल स्टडीज में यह देखा गया है कि लोगों को किसी चीज को खोने का दर्द उसे पाने की खुशी से लगभग दोगुना ज्यादा महसूस होता है। रियल लाइफ एप्लीकेशंस ऑफ लॉस अवर्जन की वजह से हम कई बार लॉजिकल और बेनिफिशियल डिसीजंस नहीं ले पाते। इन्वेस्टमेंट फाइनेंस, कई लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से बचते हैं क्योंकि उन्हें लॉस का डर ज्यादा लगता है, भले ही लॉन्ग टर्म में पोटेंशियल गेन्स ज्यादा हों। जब मार्केट गिरती है तो इन्वेस्टर पैनिक में आकर जल्दी जल्दी स्टॉक्स बेच देते हैं, जबकि सही स्ट्रैटेजी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है। मार्केटिंग सेल्स, कंपनियां लिमिटेड टाइम ऑफर या डोंट मिस आउट जैसे वर्ड्स का यूज करके लॉस अवर्जन ट्रिगर करती है ताकि लोग जल्दी परचेस करें। फ्री ट्रायल्स इस प्रिंसिपल पर काम करते हैं। एक बार अगर आपने किसी प्रोडक्ट या सर्विस को यूज कर लिया तो उसे छोड़ने का डर आपको पेड सब्सक्रिप्शन लेने के लिए मोटिवेट करता है। पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ, हम कई बार नई अपॉर्चुनिटीज को अवॉइड करते हैं क्योंकि हमें फेलियर का डर लगता है। नेगोशिएशन में भी लॉस अवर्जन का रोल होता है। अगर आपको लगता है कि आपने किसी चीज में इन्वेस्ट किया है, टाइम, मनी, एफर्ट, तो आप उसे छोड़ना नहीं चाहते, भले ही वो अब आपके लिए बेनिफिशियल ना हो। कैसे बचे लॉस अवर्जन से? लॉन्ग टर्म सोचें। इमीडिएट लॉसेस से डरने की बजाय फ्यूचर बेनिफिट्स पर फोकस करें। कैलकुलेटेड रिस्क्स लें। हर डिसीजन को लॉजिकली एनालाइज करें और इमोशनल रिएक्शन से बचें। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट समझें। सिर्फ लॉस पर ध्यान देने की बजाय ये सोचें कि आप क्या गेन कर सकते हैं। डिसीजंस को डेटा ड्रिवन बनाएं। सिर्फ फियर बेस्ड डिसीजंस न लें, बल्कि प्रॉपर रिसर्च करें। फाइनल थॉट्स, लॉस अवर्जन एक नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी है, लेकिन अगर हम इसे पहचान लें और अपनी सोच को एडजस्ट करें तो हम ज्यादा रैशनल डिसीजंस ले सकते हैं। अपने डर को कंट्रोल करके और कैलकुलेटेड रिस्क्स लेकर हम फाइनेंशियल सक्सेस, करियर ग्रोथ और ओवरऑल हैप्पीनेस को इंप्रूव कर सकते हैं। चैप्टर 4, एंकरिंग इफेक्ट, पहला नंबर मायने रखता है। हमारा दिमाग कई बार डिसीजंस लेने में सबसे पहले मिली जानकारी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। इसे ही एंकरिंग इफेक्ट कहा जाता है। इसका मतलब यह होता है कि जब हमें कोई नया नंबर, कीमत या जानकारी मिलती है तो हम अपने बाकी डिसीजंस उसी के आसपास एडजस्ट करने लगते हैं। ये इफेक्ट सबकॉन्शियस लेवल पर काम करता है और हमारी सोच को प्रभावित करता है। एंकरिंग इफेक्ट कैसे काम करता है? एंकरिंग इफेक्ट तब होता है जब हमारा दिमाग किसी पहली दिखाई गई इंफॉर्मेशन के इर्द गिर्द डिसीजन मेकिंग करता है, भले ही वो जानकारी पूरी तरह से इर्रेलेवेंट या रैंडम क्यों न हो। हमारा सबकॉन्शियस उसे एक संदर्भ बिंदु, रेफरेंस पॉइंट बना लेता है। एग्जाम्पल 1, प्राइस टैग का जादू। अगर किसी दुकान में एक प्रोडक्ट की असली कीमत 3,000 रुपए है, लेकिन उसे पहले 5,000 रुपए दिखाकर फिर डिस्काउंट के बाद 3,000 रुपए बताया जाए तो हमें ये एक अच्छी डील लगेगी। हालांकि हो सकता है कि प्रोडक्ट की असली वैल्यू 2,500 रुपए ही हो, लेकिन पहला दिखाया गया बड़ा नंबर 5,000 रुपए
हमारे दिमाग में एक एंकर बना देता है, जिससे 3,000 रुपए हमें एक सस्ता सौदा लगने लगता है। एग्जाम्पल 2, सैलरी नेगोशिएशन। अगर कोई कैंडिडेट जॉब इंटरव्यू में अपनी सैलरी एक्सपेक्टेशन 80,000 रुपए बताता है, तो एम्प्लॉयर का काउंटर ऑफर इसी नंबर के आसपास रहेगा, भले ही उसकी असली वर्थ 70,000 रुपए हो। पहला नंबर बातचीत की दिशा तय कर देता है। एग्जाम्पल 3, रियल एस्टेट प्राइसिंग। एक बायर जब कोई घर खरीदने जाता है, तो अगर उसे पहले ₹1.50 करोड़ का प्राइस बताया जाए और नेगोशिएशन के बाद ₹1.30 करोड़ पर डील हो जाए, तो उसे लगेगा कि उसने अच्छी बार्गेनिंग कर ली। लेकिन अगर असली वैल्यू ₹1.20 करोड़ हो, तो बायर फिर भी ओवरपे कर रहा होगा। एंकरिंग इफेक्ट के पीछे का साइकोलॉजी। कहनेमान और उनके साथी एमोस ट्वर्स्की ने इस कॉन्सेप्ट पर कई एक्सपेरिमेंट्स किए। उन्होंने पाया कि जब लोग कोई भी संख्या देखते हैं, तो उनका दिमाग उसे रेफरेंस पॉइंट बना लेता है। ये इफेक्ट तब भी काम करता है जब नंबर पूरी तरह से रैंडम हो। ये इफेक्ट सिर्फ नंबर्स तक सीमित नहीं है, बल्कि किसी भी पहली इंफॉर्मेशन से जुड़ा हो सकता है। एंकरिंग इफेक्ट से बचने के तरीके। मल्टीपल रेफरेंसेस देखें। किसी प्रोडक्ट या सर्विस की प्राइस जानने से पहले अलग अलग सोर्सेस से रिसर्च करें। पहली इंफॉर्मेशन को चैलेंज करें। जो भी पहली जानकारी मिले, उसे ब्लाइंडली एक्सेप्ट ना करें, बल्कि उसकी वैलिडिटी पर सवाल उठाएं। लॉजिकल डिसीजन मेकिंग अपनाएं। सिर्फ इमोशनल रिएक्शन की बजाय नंबर्स और फैक्ट्स को ध्यान में रखकर डिसीजंस लें। कंपैरेटिव एनालिसिस करें। एक ही चीज की अलग अलग कॉन्टेक्स्ट्स में कीमत या वैल्यू कंपेयर करें। चैप्टर 5, द पावर ऑफ फ्रेमिंग, प्रेजेंटेशन मैटर्स। क्या आपने कभी गौर किया है कि एक ही इंफॉर्मेशन को अलग अलग तरीके से प्रेजेंट करने से लोग अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं? इसे ही फ्रेमिंग इफेक्ट कहा जाता है। फ्रेमिंग इफेक्ट बताता है कि किस तरह से इंफॉर्मेशन को पेश करने का तरीका हमारी परसेप्शन और डिसीजन मेकिंग को बदल सकता है। फ्रेमिंग इफेक्ट कैसे काम करता है? फ्रेमिंग इफेक्ट में एक ही डेटा या जानकारी को अलग अलग तरीके से प्रेजेंट किया जाता है, जिससे उसका असर बदल जाता है। एग्जाम्पल 1, हेल्थ इंडस्ट्री में फ्रेमिंग। अगर किसी सर्जरी के बारे में 2 तरह से बताया जाए। इस सर्जरी का सक्सेस रेट 90% है। इस सर्जरी में 10% लोग बच नहीं पाते। तो पहला स्टेटमेंट सुनकर लोग ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे, जबकि दूसरा स्टेटमेंट डर पैदा कर सकता है। हालांकि दोनों का मीनिंग एक ही है। एग्जाम्पल 2, एडवर्टाइजिंग में फ्रेमिंग का जादू। 80% फैट फ्री योगर्ट वर्सेस 20% फैट कंटेंट योगर्ट। पहला ऑप्शन ज्यादा अपीली लगता है, सेव 200 रुपए ऑन योर नेक्स्ट परचेज वर्सेस डोंट लूज 200 रुपए ऑन योर नेक्स्ट परचेज। दूसरा ऑप्शन ज्यादा इफेक्टिव होता है, क्योंकि लॉस अवर्जन ज्यादा स्ट्रांग होती है। एग्जाम्पल 3, पॉलिटिकल फ्रेमिंग। एक पॉलिटिशियन कह सकता है, हमने अनएम्प्लॉयमेंट रेट 5% तक कम कर दिया, अभी भी 95% लोगों को जॉब नहीं मिली। पहला स्टेटमेंट ज्यादा पॉजिटिव लगेगा, जबकि दूसरा डर पैदा कर सकता है। फ्रेमिंग इफेक्ट के पीछे की साइकोलॉजी। डैनियल कहनेमान के अनुसार हमारा दिमाग इंफॉर्मेशन को गेन फ्रेम और लॉस फ्रेम में परसीव करता है। गेन फ्रेम, अगर कोई चीज हमें लाभ देती है तो हम उसे ज्यादा प्रेफर करते हैं। लॉस फ्रेम, अगर कोई चीज हमें नुकसान से बचाती है तो हम उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं। स्टडीज के मुताबिक लोग लॉसेस को अवॉइड करने के लिए ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं, बजाय गेन्स को पाने के। इसीलिए मार्केटिंग और परसुएजन में लॉस फ्रेमिंग टेक्निक्स ज्यादा इफेक्टिव होती है। फ्रेमिंग इफेक्ट से बचने के तरीके। रीफ्रेम द इंफॉर्मेशन। जब भी कोई इंफॉर्मेशन मिले, उसे अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करें। लॉजिकल थिंकिंग अपनाएं। प्रेजेंटेशन से ज्यादा एक्चुअल फैक्ट्स और फिगर्स को ध्यान दें। इमोशनल इन्फ्लुएंस को समझें। अगर कोई इंफॉर्मेशन डर, अर्जेंसी या एक्साइटमेंट बढ़ा रही है, तो एक पॉज लेकर इवैल्यूएट करें। कंपेयर मल्टीपल ऑप्शंस। कोई भी डिसीजन लेने से पहले अल्टरनेटिव ऑप्शंस और उनके फ्रेमिंग को एनालाइज करें। फाइनल थॉट्स। एंकरिंग फ्रेमिंग डिसीजन मेकिंग का गेम। एंकरिंग और फ्रेमिंग हमारे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को गहराई से प्रभावित करते हैं। जब हम एंकरिंग के शिकार होते हैं,
तो हमारा दिमाग सबसे पहले दिखी हुई जानकारी के आधार पर जजमेंट बनाता है। वहीं फ्रेमिंग हमारे परसेप्शन को इस आधार पर बदल देता है कि कोई इंफॉर्मेशन हमें किस तरीके से प्रेजेंट की गई है। स्मार्ट डिसीजन मेकिंग टिप्स: हमेशा पहले दिखी हुई इंफॉर्मेशन को क्रिटिकली एनालाइज करें, फ्रेमिंग की पावर को समझें और लॉजिकल एनालिसिस करें। किसी भी डील, नेगोशिएशन या परचेज में एंकरिंग और फ्रेमिंग के असर को ध्यान में रखें। अगर आप इन साइकोलॉजिकल ट्रिक्स को पहचानना सीख गए तो आप ज्यादा रैशनल और इन्फॉर्म डिसीजंस ले सकते हैं। बोनस इंसाइट्स, डिसीजन मेकिंग हैक्स। सेल्फ अवेयरनेस: अपने बियासेस को पहचानें और सोचने से पहले पॉज करें। सिस्टम 2 को ज्यादा यूज करें। लॉजिकल और डीप थिंकिंग को एनकरेज करें। डिसीजंस लेने से पहले मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स देखें। सिर्फ फास्ट थिंकिंग पर डिपेंड न करें। इमोशन ड्रिवन डिसीजंस से बचें। जब भी कोई बड़ा डिसीजन लेना हो, खुद को थोड़ा समय दें और कामली सोचें। डेटा ड्रिवन सोच अपनाएं। गट फीलिंग पर कम और फैक्ट्स पर ज्यादा भरोसा करें। अब हम बात करेंगे इस किताब की कुछ पावरफुल कोट्स और प्रैक्टिकल लेसन्स के बारे में। थिंकिंग फास्ट एंड स्लो में डैनियल कहनेमान ने हमारी सोच और डिसीजन मेकिंग पर गहरा इंसाइट दिया है। इस किताब में बताए गए प्रिंसिपल्स न सिर्फ हमारी पर्सनल लाइफ बल्कि प्रोफेशनल सक्सेस के लिए भी महत्वपूर्ण है। आइए पहले कुछ इंपॉर्टेंट कोट्स देखते हैं जो हमारी सोचने की क्षमता को रीडिफाइन कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट कोट्स फ्रॉम द बुक। नंबर 1, a reliable way to make people believe in falsehoods is frequent repetition, because familiarity is not easily distinguished from truth. जब कोई बात बार बार दोहराई जाती है तो लोग उसे सच मानने लगते हैं, चाहे वो सही हो या नहीं। यही कारण है कि मार्केटिंग और प्रोपेगेंडा इतने पावरफुल होते हैं। फेक न्यूज और मिस इन्फॉर्मेशन इसी प्रिंसिपल पर काम करते हैं। नंबर 2, नथिंग इन लाइफ इज एज इंपॉर्टेंट एज यू थिंक इट इज व्हाई यू आर थिंकिंग अबाउट इट। अक्सर हम छोटी चीजों को बहुत बड़ा बना लेते हैं क्योंकि उस समय हमारा ध्यान सिर्फ उसी पर होता है। लेकिन अगर हम एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से सोचें तो हम देख सकते हैं कि वो उतनी बड़ी बात नहीं थी। अपने इमोशंस और रिएक्शंस को कंट्रोल करने के लिए इस प्रिंसिपल को अपनाना बेहद जरूरी है। नंबर 3, वी कैन बी ब्लाइंड टू द ऑब्वियस एंड वी आर ऑल्सो ब्लाइंड टू आवर ब्लाइंडनेस। हम अपनी ही गलतियों और बियासेस को पहचानने में असफल रहते हैं। यही वजह है कि हमें अपने विचारों और डिसीजंस को चैलेंज करने की जरूरत होती है। हमें अपनी खुद की सोच पर भी सवाल उठाने की आदत डालनी चाहिए। नंबर 4, द कॉन्फिडेंस पीपल हैव इन देयर बिलीव्स is not a measure of the quality of evidence, but of the coherence of the story the mind has managed to construct. लोग अपनी मान्यताओं पर जितना विश्वास करते हैं, वो इस बात पर निर्भर नहीं करता कि उनके पास कितने मजबूत सबूत हैं, बल्कि इस पर कि उन्होंने अपने दिमाग में कितनी लॉजिकली उसे फिट कर लिया है। यही वजह है कि कंस्पिरेसी थियोरीज और मिथ्स इतने पॉपुलर होते हैं। नंबर 5, इंट्यूशन इज नथिंग मोर एंड नथिंग लेस देन रिकॉग्निशन। इंट्यूशन यानी गट फीलिंग असल में हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस और पैटर्न्स का रिजल्ट होती है। ये मैजिक नहीं है, बल्कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड का तेज प्रोसेसिंग सिस्टम है। अगर हम अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को सही तरह से एनालाइज करें तो हम अपनी इंट्यूशन को और बेहतर बना सकते हैं। नंबर 6, एन ऑप्टिमिस्टिक बायस इज अ पावरफुल फोर्स. It helps us maintain motivation and persistence, but it can also lead to overconfidence and mistakes. Optimism जरूरी है, लेकिन अगर हम सिर्फ पॉजिटिव आउटकम्स ही देखेंगे और रिस्क्स को इग्नोर करेंगे तो गलतियां होना तय है। ये प्रिंसिपल हमें बैलेंस बनाकर रखने की सीख देता है। नंबर 7, What you see is all there is. लोग जो भी इमीडिएट इंफॉर्मेशन देखते हैं उसी पर अपना पूरा जजमेंट बना लेते हैं, बिना ये सोचे कि अनसीन फैक्टर्स भी हो सकते हैं। इसीलिए क्रिटिकल थिंकिंग और डीप रिसर्च बहुत जरूरी है। प्रैक्टिकल लेसन्स फ्रॉम द बुक। अब हम उन प्रैक्टिकल लेसन्स पर बात करेंगे जो हमें थिंकिंग फास्ट एंड स्लो से सीखने को मिलते हैं और जिन्हें हम अपनी डेली लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। लेसन 1, सिस्टम 1 और सिस्टम 2 को समझकर बेहतर डिसीजंस लें।
हमारा दिमाग दो तरीकों से सोचता है, एक फास्ट, इंट्यूटिव और ऑटोमेटिक, सिस्टम 1, और दूसरा स्लो, लॉजिकल और डेलिबरेट, सिस्टम 2। डेली लाइफ में हमें यह समझना होगा कि कब हमें सिस्टम 1 पर भरोसा करना चाहिए, जैसे इमीडिएट रिएक्शंस, और कब सिस्टम 2 को एक्टिवेट करना चाहिए, जैसे फाइनेंशियल प्लानिंग, करियर डिसीजंस। जितना ज्यादा हम सिस्टम 2 का उपयोग करेंगे, उतने बेहतर डिसीजंस लेंगे। लेसन 2, एंकरिंग इफेक्ट से बचें। एंकरिंग इफेक्ट हमें पहले देखी गई इंफॉर्मेशन पर ओवर रिलाई करने के लिए मजबूर करता है। एग्जाम्पल, जब आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं और पहले उसका इन्फ्लेटेड प्राइस देखते हैं, तो डिस्काउंट आपको बड़ा लग सकता है, भले ही एक्चुअल वैल्यू कम हो। सोल्यूशन, किसी भी मेजर डिसीजन से पहले इंडिपेंडेंट रिसर्च करें और प्राइस वैल्यू को एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखें। लेसन 3, कॉग्निटिव बियासेस को पहचानें और ओवरकम करें। हमारे डिसीजंस अक्सर बियासेस से प्रभावित होते हैं, जैसे कन्फर्मेशन बायस, सिर्फ वही इंफॉर्मेशन देखना जो हमारे बिलीव्स को सपोर्ट करे, और लॉस अवर्जन, हम जीत से ज्यादा हार को लेकर चिंतित होते हैं। सोल्यूशन, जब भी कोई डिसीजन ले तो अपने फर्स्ट इंस्टिंक्ट पर पॉज करें और लॉजिकली सोचें। हमेशा काउंटर एविडेंस को भी एनालाइज करें और दूसरों की राय को वैल्यू दें। लेसन 4, फ्रेमिंग इफेक्ट को पहचानें और सही चॉइसेस बनाएं। एक ही इंफॉर्मेशन को अलग अलग तरीके से प्रेजेंट करने से हमारा डिसीजन बदल सकता है। एग्जाम्पल, अगर एक मेडिसिन को 90% सक्सेस रेट के रूप में दिखाया जाए तो लोग इसे लेना पसंद करेंगे, लेकिन अगर इसे 10% फेलियर रेट से प्रेजेंट किया जाए तो लोग हेजिटेट करेंगे। सोल्यूशन, हमेशा फैक्ट्स और नंबर्स को डिफरेंट एंगल से एनालाइज करें और इंपल्स डिसीजन से बचें। लेसन 5, ओवर कॉन्फिडेंस बायस से बचें और हमेशा फीडबैक लें। हम अक्सर अपनी एबिलिटीज और नॉलेज को ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं, जिससे गलतियां बढ़ जाती हैं। एग्जाम्पल, कई इन्वेस्टर्स सोचते हैं कि वे मार्केट को बीट कर सकते हैं, लेकिन डेटा दिखाता है कि ज्यादातर प्रोफेशनल ट्रेडर्स भी लॉन्ग टर्म में मार्केट को आउट परफॉर्म नहीं कर पाते। सोल्यूशन, हमेशा फीडबैक लें, अपनी अजम्पशंस को चैलेंज करें और डेटा ड्रिवन अप्रोच अपनाएं। लेसन 6, स्मॉल विन्स को सेलिब्रेट करें और सीखते रहें। कहनेमान बताते हैं कि हमारा दिमाग नेगेटिविटी को ज्यादा वेट देता है, इसलिए सेल्फ डाउट और फियर बढ़ सकते हैं। सोल्यूशन, अपनी स्मॉल अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करें, क्योंकि इससे मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस बना रहता है। खुद को कंटिन्यूअसली इंप्रूव करने के लिए क्यूरियोसिटी और लर्निंग माइंडसेट अपनाएं। लेसन 7, डिलेड ग्रेटिफिकेशन को अपनाएं। फास्ट रिवॉर्ड्स की बजाय लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स पर फोकस करें। एग्जाम्पल, इंस्टेंट प्लेजर के बजाय डिसिप्लिन्ड एक्शंस को अपनाकर हम फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और पर्सनल ग्रोथ हासिल कर सकते हैं। सोल्यूशन, अपनी गोल्स को लॉन्ग टर्म माइंडसेट से सेट करें और पेशेंस डेवलप करें। लेसन 8, प्रोबेबिलिटी थिंकिंग को डेवलप करें। लोग अक्सर किसी भी सिचुएशन को सर्टेनिटी के रूप में देखते हैं, जबकि असल में हर डिसीजन के पीछे प्रोबेबिलिटी होती है। एग्जाम्पल, अगर कोई स्टार्टअप फेल होता है तो लोग उसे फेलियर मानते हैं, लेकिन स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी के हिसाब से यह नॉर्मल हो सकता है। सोल्यूशन, रिस्क असेसमेंट और डेटा ड्रिवन माइंडसेट अपनाएं। इन लेसन्स को अपनाकर हम अपनी सोच को ज्यादा रैशनल बना सकते हैं और बेहतर डिसीजंस ले सकते हैं। अगर आप यहां तक हमारे साथ बने हुए हैं तो वेलकम। आप दुनिया के उन टॉप 1% लोगों में से एक हैं जो अपनी सोच को बेहतर बनाना चाहते हैं और अपने डिसीजन मेकिंग स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं। अब हम इस पूरी किताब की ब्रीफ में कंक्लूजन और की टेकअवेज देखेंगे। कंक्लूजन, सोच को समझने का एक नया तरीका। डैनियल कहनेमान की थिंकिंग फास्ट एंड स्लो सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक नया नजरिया है जिससे हम अपनी सोच और फैसले लेने की प्रक्रिया को समझ सकते हैं। यह हमें यह सिखाती है कि हमारा दिमाग दो अलग अलग तरीकों से काम करता है। सिस्टम 1 जो फास्ट और इंस्टिंक्टिव है, और सिस्टम 2 जो स्लो और लॉजिकल है। हम अक्सर सिस्टम 1 के भरोसे डिसीजंस लेते हैं क्योंकि ये ऑटोमेटिक होता है
और हमें कम एफर्ट लगानी पड़ती है, लेकिन ये सिस्टम बियासेस और गलतियों से भरा हुआ होता है। दूसरी तरफ सिस्टम टू ज्यादा एक्यूरेट और लॉजिकल डिसीजंस ले सकता है, लेकिन ये ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है। इसलिए हमें यह सीखना होगा कि कब हमें फास्ट थिंकिंग का इस्तेमाल करना चाहिए और कब स्लो थिंकिंग को एक्टिवेट करना चाहिए। ये किताब हमें कॉग्निटिव बियासेस को पहचानने और उनसे बचने की प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज भी देती है। ये हमें बताती है कि कैसे एंकरिंग इफेक्ट, फ्रेमिंग इफेक्ट, ओवर कॉन्फिडेंस बायस और लॉस अवर्जन हमारे डिसीजंस को प्रभावित करते हैं और हम इन ट्रैप्स से कैसे बच सकते हैं। की टेकअवेज। इस किताब से हमें क्या सीखने को मिला? सिस्टम 1 और सिस्टम 2 को समझें। हमें यह जानना जरूरी है कि कब हमारा दिमाग फास्ट मोड में काम कर रहा है और कब स्लो मोड में। सही डिसीजंस लेने के लिए दोनों सिस्टम्स के बीच बैलेंस बनाना जरूरी है। कॉग्निटिव बियासेस से बचें। हमारा दिमाग कई बार बिना सोचे समझे डिसीजंस लेता है, जो कि हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस और मेंटल शॉर्टकट्स पर बेस्ड होते हैं। इसलिए हमें हमेशा अपने बियासेस को पहचानने की कोशिश करनी चाहिए। एंकरिंग इफेक्ट को पहचानें। जब भी कोई पहली इंफॉर्मेशन हमें दी जाती है तो हम उसी के आधार पर अपना जजमेंट बनाते हैं। इसलिए हमेशा इंडिपेंडेंट रिसर्च करें और पहले से दी गई इंफॉर्मेशन के ट्रैप में न फंसे। फ्रेमिंग इफेक्ट को समझें। जिस तरह से कोई इंफॉर्मेशन प्रेजेंट की जाती है वो हमारे डिसीजंस को प्रभावित कर सकती है। इसलिए किसी भी डिसीजन से पहले उसकी दोनों पर्सपेक्टिव्स को देखने की आदत डालें। ओवर कॉन्फिडेंस बायस से बचें। हम अक्सर अपनी एबिलिटीज को ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं, जिससे गलतियां बढ़ जाती हैं। हमेशा फीडबैक लें और अपनी अजम्पशंस को लॉजिकली टेस्ट करें। लॉस अवर्जन को मैनेज करें। हम जीत से ज्यादा हार के बारे में सोचते हैं, जिससे कई बार हम बड़े अपॉर्चुनिटीज को मिस कर देते हैं। हमें कैलकुलेटेड रिस्क्स लेने की आदत डालनी चाहिए। डेलिबरेट थिंकिंग को अपनाएं। हर डिसीजन को इंस्टिंक्टिवली लेने की बजाय उसे लॉजिकल तरीके से एनालाइज करना जरूरी है। इंपॉर्टेंट डिसीजंस में हमेशा स्लो थिंकिंग का इस्तेमाल करें। प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स को समझें। कई बार हम किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी को गलत अंदाजा लगाते हैं, इसलिए हमेशा डेटा ड्रिवन माइंडसेट अपनाएं और गट फीलिंग पर ब्लाइंडली भरोसा न करें। फाइनल थॉट्स। अगर आप इस किताब की लर्निंग्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं तो आप अपनी सोचने की क्षमता को पहले से कई गुना बेहतर बना सकते हैं। यह किताब आपको एक ऐसा माइंडसेट देती है जिससे आप खुद को और अपने आसपास की दुनिया को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो अब यह आप पर डिपेंड करता है कि आप इन लर्निंग्स को सिर्फ पढ़कर भूल जाते हैं या इन्हें अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करते हैं। सोच समझकर फैसले लें, लॉजिकल तरीके से सोचें और अपनी लाइफ के हर छोटे बड़े डिसीजन को कॉन्शियसली एनालाइज करें। यही रियल इंटेलिजेंस है। अगर आपको यह समरी पसंद आई हो और आपने इससे कुछ नया सीखा हो तो एक छोटा सा काम कर दीजिए। इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और अल्फा बुक को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको ऐसी ही लाइफ चेंजिंग किताबों की समरीज मिलती रहें। याद रखिए, एक अच्छी किताब सिर्फ पढ़ने से नहीं बल्कि उसे अप्लाई करने से आपकी जिंदगी बदलती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक सीखते रहिए, बढ़ते रहिए।